तो नमस्कार छपरा, मैं हूँ आपका दोस्त आरजे रजत और एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच आ चुका हूँ इस हम होंगे कामयाब इस सीरीज में। और इस बार हमारे साथ होंगी मैंने जैसा कि आपको बोला था कि हमारे साथ बहुत ही छपरा के बिहार के बहुत ही कलाविद लोग जुड़ेंगे, बहुत ही अच्छे कलाकार जुड़ेंगे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट जुड़ेंगे और इस बार भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही है। बहुत ही शानदार, बहुत ही गज़ब के आर्टिस्ट हैं और इनके बारे में मैं बताऊँगा आपको। सबसे पहले तो इनका स्वागत करता हूँ। सृष्टि सिंह, राइट? स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और रेडियो मयूर के पूरे एंटायर टीम को मैं एक बार फिर थैंक यू कहना चाहूँगी। और सबसे पहले तो बहुत सारा आप लोगों को थैंक यू इसलिए कि एक ये शानदार पहल है आप लोगों की तरफ से कि इस भयावह स्थिति में भी आप लोगों ने ऐसे कार्यक्रम करने के लिए पहल उठाई और ये इन चीज़ों को कि हाँ, कौन कितना ज़्यादा कैपेसिटी वाला है, उसके तक आप लोग पहुँच रहे हैं और ये तमाम चीज़ें आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए ये पूरे एंटायर टीम को मैं एक बार धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत ज़्यादा थैंक यू आपको। अब सवालों की तरफ बढ़ते हैं। मेरा पहला सवाल यही है कि इस कोविड काल में कलाकारों को कितनी दिक्कत आई? क्योंकि आप भी एक कलाकार हैं, तो शायद आप इससे हमें रूबरू करा पाएँ। अब कोविड की अगर हम बात करें तो एक होता है ना कि सारी चीज़ें बिल्कुल कला तो ख़ैर ठीक है, एक ये फ़ील्ड हुआ कि हम कलाकारों ने फ़ेस किया। सिर्फ़ कलाकार ही नहीं, सब चीज़ बिल्कुल एकदम हमारे धारा के विपरीत चली गई है। हम जो भी चाहते थे, जो भी हमारी प्लानिंग्स थी, जो भी हम लोग सोच रहे थे, भविष्य में प्लान कर रहे थे, बिल्कुल सब कुछ होता है ना कि एकदम धराशायी होके एकदम से वहीं रुक गई। कहीं कोई प्लानिंग नहीं रही और इन 2 सालों में कोविड ने बिल्कुल अजीब से सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया है। रही बात अगर बिहार सरकार की, रही बात अगर भारत सरकार की, तो कहीं कोई प्रोग्राम्स का ऑर्गनाइज़ेशंस वगैरह कहीं कोई काम कर नहीं रहे हैं, कहीं किसी तरह का कोई प्रोग्राम ऑर्गनाइज़ हो नहीं रहा है। हो सकता है कि कई कलाकार जो होते हैं बहुत बृहद स्तर पे काम करते हैं, तो ठीक है, उनके लिए सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। लेकिन कुछ स्तरीय कलाकार हैं, जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन भी ठीक नहीं होती है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करते हैं कि हाँ, हमने प्रोग्राम किया, हमने अपने कला को दिखाया, उसके बदले में हमें ये चीज़ मिला। तो उन लोगों के लिए बड़ी परेशानी का ये कारण बन के उभरा हुआ है कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। उनकी कला उनके पास तक ही रह के सीमित हो पाई है। और रही बात अगर लाइव्स की, रही बात अगर अपने कला को शेयर करने की, तो वो जीविकोपार्जन का साधन नहीं हो सकता है। वो जीविकोपार्जन का साधन नहीं हो सकता है। और रही बात ये कोविड की, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसने हर वर्ग के लोगों को काफ़ी बड़े लेवल पे परेशान करके रखा हुआ है। स्थिति बड़ी भयावह बिल्कुल, है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। कलाकारों के बारे में एक बात कही जाती है कि वो जो हैं, वो भूखे मर सकते हैं, लेकिन किसी से माँग नहीं सकते। बड़े स्वाभिमानी होते हैं। तो आपको लगता है कि बिहार सरकार को या फिर गवर्नमेंट को भी इनके लिए कुछ ऐसे ही करना चाहिए क्योंकि वो तो जाके कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे या फिर कुछ ऐसा तो नहीं करेंगे, तो आपको क्या लगता है? आपने आपने जो कहा मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और एक चीज़ और कहा जाता है, ख़ैर अपवाद तो हर जगह मिलते हैं, लेकिन एक कहावत है कि जो लोग सुर वाले होते हैं वो कभी असुर नहीं हो सकते हैं। अरे वाह! बिल्कुल मैम। तो ये जी, बिल्कुल। ये सोचने वाली बात होती है कि जिसके अंदर सच में कला है, जिसने कला को पूजा है, जिसने कला को सब कुछ समझा है, वो गलत तरीके से किसी चीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश नहीं करता है। तो जब कलाकार लोग इतनी मेहनत और शिद्दत के साथ ये तमाम चीज़ें करते हैं, अपनी कला को प्रदर्शित करते हैं, तो सरकार की भी अपनी एक पहल होनी चाहिए कि उतनी ही शिद्दत से इन कलाकारों के लिए कुछ करे, ताकि ये लोगों को भी अभी आगे बढ़ने में या फिर इनके जीविकोपार्जन में कहीं कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल, जर्नलिज़्म कर रही हैं आप और फिर उसके बाद ये जी। लोक गायन की तरफ आना, ये लगता नहीं है आप भटक गई हैं आपको भी? अजीब सी स्टोरी रही है मेरी। चूँकि मैंने जब स्कूल आवर की मैं बात करूँ, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, तो चूँकि ये खानदानी बोल सकते हैं इसको, पापा का था, दादाजी को भी बहुत ज़्यादा लिटरेरी दादाजी को बहुत इंटरेस्ट था। तो मैं स्कूल टाइम में बहुत गाया करती थी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था म्यूज़िकली। फिर अचानक से एक होता है कि मेरा मतलब एक डाइवर्जन हो गया कि नहीं मुझे स्टडीज़ की तरफ कंसंट्रेट करना चाहिए। और शायद ये डाइवर्जन इसलिए था क्योंकि मेरे घर में मेरी एक छोटी बहन थी, अनुभूति शांडिल्य तिस्ता, जो कि हमारे यहाँ बिहार में शायद उसको बिल्कुल, सब लोग बिल्कुल। जानते हैं, नहीं वो। तो मैंने ये देखा कि घर में एक पीढ़ी तैयार हो गई है इस चीज़ को ढोने के लिए, पापा के बाद वो थी जो इस चीज़ को कंटिन्यू कर रही थी। तो मैंने एक ब्रेक ले लिया यहाँ से। मैंने स्टडीज़ की तरफ कंसंट्रेट किया। उसके बाद से कंसंट्रेशन मेरा बना रहा पढ़ाई की तरफ। बाद में जब ये ग्रेजुएशन में मैं थी, अभी ग्रेजुएशन की बात यानी पिछले 2 साल पहले की मैं बात करूँ, कुछ
सब जानते हैं स्थिति बड़ी भयावह रही, तीस्ता नहीं रही। तीस्ता के नहीं रहने के बाद, क्योंकि वो भोजपुरी को लेके एक समर्पित कलाकार थी और पिताजी ने भोजपुरी को एक सत्याग्रह की तरह अपने मन में लिया हुआ है। जब तक जान है तब तक उन्होंने सोचा है कि हम समर्पित रहेंगे इसके लिए। तो बड़ी जरूरत की चीज थी कि तीस्ता के जाने के बाद कोई एक ऐसा होना चाहिए जो विश्वास पात्र हो, जिसको हम ये चीज दे सकें। तो शायद उन्हें लगा कि वो थर्ड फेस, उनके और तीस्ता के अलावा वो थर्ड फेस जो कोई हो सकता है, जो उनकी इस विरासत को संभाल सकता है, वो सृष्टि हो सकती है। तो बस यहीं से कारवां बढ़ता गया। मैंने भी उस चीज को एक्सेप्ट किया कि नहीं, मुझे तीस्ता के किए हुए कामों को, तीस्ता के नाम को, तीस्ता के वर्चस्व को आगे बढ़ाना है। और वहीं से मैंने यहाँ अपने रुझान को डाला। यहाँ से मैंने गीतों को गाना शुरू किया। और चूंकि घर में मुझे लगता है कि चलता फिरता मेरा इंसाइक्लोपीडिया है मेरे पिताजी के रूप में, भोजपुरी की अगर बात करें तो, या फिर संगीत की बात करें तो, जहाँ मुझे कोई परेशानी होती है वो एक पिता के रूप में भी मुझे मार्गदर्शित करते हैं, एक गाइडलाइनर भी है और गुरु भी है। तो बस ये प्रॉब्लम ये नहीं हुई मेरे साथ, क्योंकि घर में है कि हमारे यहाँ सब गाते हैं, थोड़ा बहुत तो सब गाते ही हैं। वो कहावत है ना, बांस के पास बासी होगा, तो पापा वाली हाल है। ठीक है, वो गाते हैं तो थोड़ा बहुत भाई भी गा लेते हैं, मैं भी गा लेती हूँ। तो काम भी करते रहो तो गुनगुनाते रहो, कोई इधर से उधर घूम रहे हैं तो भी गुनगुना रहे हैं। तो सुरों की प्रॉब्लम, समझ की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं आई। और जहाँ प्रॉब्लम्स होते रहती हैं तो वहाँ वो गाइड करते हैं। और बस अभी यही चल रहा है। बहुत शानदार चल रहा है और आपका सफ़र जो है वो भी बहुत शानदार है, मतलब गज़ब का है क्योंकि वो लगता है ना बहुत ही एक इमोशनल टच भी देगी आपकी बातें कि आपको तीसरा फ़ेज़ मतलब तीसरा वो जो एक स्वरूप है उसके रूप में देखा गया और फिर आप इसमें कदम रखी। पिस्ता के बारे में अगर बात की जाए तो मैं उनसे काफ़ी उनसे इंस्पायर्ड रहा हूँ, उनको मैंने सुना है और फिर बिल्कुल। मुझे पता चला आपके बारे में कि अच्छा आप उनकी सिस्टर हैं और उसके बाद आप गाती हैं। तो जी। पिस्ता का यूँ छोड़ के जाना मुझे लगता है पूरे बिहार के लिए और जितने भी कला संस्कृति के मानने वाले लोग हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है और मैं भगवान से हमेशा प्रे करूँगा कि मतलब भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और ओके, बहुत शानदार बात कही आपने और जैसा कि बात आपने पिस्ता का किया, तो वो हमारे लिए और हमारे बिहार के लिए एक बहुत ही अपूर्ण क्षति है, क्योंकि हम सब लोग उनसे जुड़े थे और ये बिहार संस्कृति के लिए भी एक अपूर्ण क्षति है। एनीवे एक एक मेरा अगला सवाल है आपसे। मैंने जी। आपके सोशल मीडिया अकाउंट देखे, तो पता चला कि एक आपके आपके 2 रूप हैं। एक बड़ी मैच्योर्ड है और एक बड़ी शरारती है, तो आप रियल में बता दें कौन है? एक्चुअली ये चीज मैं भी आज तक नहीं समझ पाई, लेकिन जो लोग एनालाइज करते हैं या फिर जो लोग जहां तक समझ पाते हैं, मैं शरारती हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। और शरारतों की वजह से घर वाले भी बहुत परेशान रहते हैं। स्थिरता जो होती है ना, कि हमेशा कूदते रहना, चीजों को एंजॉय करना, नेचर से मुझे बड़े प्यार है। बारिश तो बारिश के साथ एंजॉय करती हूँ। अभी गांव कहीं गई तो छोटे छोटे जानवरों को गोद में उठा के उनके साथ खेलना, तो ये सब आदतें हैं मेरी। और दूसरी तरफ शायद लोगों का ऐसा मानना है कि थोड़ा सा जब बात कला की आती है या फिर किसी संदर्भ से लिखना हुआ या फिर उससे जुड़ना हुआ, बोलना हुआ, तो वहां आके एक दूसरी छवि आ जाती है मेरी। अब मैं क्या ही बता पाऊंगी, वो तो एनालाइज करने की जिम्मेवारी सामने वाले की होती है। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो मैं कर रहा हूँ। हालाँकि इतनी बातें हो गई, अभी मैं चाहता हूँ आप कुछ गा दें, मतलब मज़ा आ जाए कुछ ऐसा सुन के। अ, क्या ही गाऊं, अभी तो बारिश का मौसम है। और किस टाइप का सुना दूं, आप किस टाइप का चाहेंगे सुनना, ये बता दीजिए, फिर मैं सुनाऊंगी पहले आप। तो चूँकि आप पिस्ता की ज़िम्मेदारी उठा रही हैं, तो मैं चाहूँगा कुछ लोकगीत हो जाए। अच्छा बिल्कुल, मैं लोकगीत गाती हूँ। अभी आज बारिश का दिन है, क्योंकि सावन तो है नहीं, लेकिन फिर भी बारिश है। जब बारिश तभी हमारा सावन शुरू हो जाता है। हाँ, हम चाहूंगी थोड़ा सा दो लाइन का एक कजरी है, उसको मैं सुना दूं। बिल्कुल, बिल्कुल। सावन ये सखी सर्वे सुहावन, रिमझिमा बरसला मेघ है। सबके बाला मा सखी घर घर अइले, मोर पिया गइले परादेस है। ओरियाना ओरियाना हम धानी भेजनी,
पिया भेजले कोनो देश है, सबके बाला मा सखी घर घर आइले, मोरा पिया गइले परदेश है। अरे ये था वाह! विरह। क्या कहने, बहुत ही शानदार कजरी है। और थोड़ा-सा आप पीछे हो जाएँ, आपका सर फिर से कट रहा है। हाँ, अभी ठीक है? हाँ, अभी ठीक है। तो ये बहुत ही शानदार सा आपने सॉन्ग सुनाया, और ये जो कजरी होता है, वो एक अलग लोक टच देता है, लोकगीत का जो वो फ़ील है, वो देता है, वो बहुत शानदार होता है। तो लोक की बात करें ना तो लोक को तो एक लाइन की बात है कि उसको डिफाइन करना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि उसकी कोई परिभाषा ही नहीं बनी। हम जहाँ हैं लोक हैं, जहाँ हम जैसे लोग हैं, गांव वाले लोग जहाँ जुड़ते हैं वही लोक का फॉर्मेशन हो जाता है, जहाँ 4 लोग बैठ के गीत गाने लगते हैं वही लोक हो जाता है। तो बस यही है कि अगर गीत गाने लगते हैं तो वो लोकगीत हो जाता है, जहाँ किसी मुद्दा पे वो लोग चर्चा करते हैं तो वो लोक गोष्ठी हो जाती है। तो आज तक इसको किसी सीमा में बांधा नहीं जा सका है, तो शायद इसीलिए हमारा लोक बहुत खूबसूरत है, क्योंकि आज तक इसकी कोई परिभाषा नहीं रही है। डेफ़िनेटली मैम, आज तक इसकी कोई परिभाषा रही नहीं है। और ये बहुत ही शानदार लगा मुझे सुनने के बाद, क्योंकि लोक गायन को, लोक कला को अगर कोई फिर से जीवंत करता है, तो वो निश्चित तौर पे धन्यवाद का पात्र है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर। थोड़ा-सा और पीछे हो जाइए मैम, कट रहा है, आपका सर कट रहा है, और वो फ्रेमिंग जो है ना बाद में हमें दिक्कत करेगी। हाँ, अभी ऐसे रहिए ना, आप अच्छा ठीक अच्छा लग ठीक रही हैं, यहाँ से ऐसे ही रहिए। तो तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बातचीत का सिलसिला थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो मान लीजिए ये तो कजरी हो गया, कजरी गायन आपने किया बहुत ही शानदार तरीके से। आप कुछ और भी गाती हैं? कुछ और तरीके हैं आपके सॉन्ग के? बिल्कुल। कजरी है, झूमर है, सोहर है, कई सारी चीजें होती हैं। लोक के कई सारे प्रकार होते हैं। वो हमारे हर रीति रिवाज, हमारे रिचुअल्स पे डिपेंड करता है कि कब किस तरह की गायकी हमें गानी होती है। अब अगर शादी ब्याह का गीत होता है तो उस टाइम भी कई सारे रिचुअल्स होते हैं, जहाँ कभी कभी ऐसा लगता है कि शब्द मौन हो गए, शब्द मौन हो जाते हैं, वहां सिर्फ हमारे भावनाएं काम करती हैं। ऐसा लगता है कि हाँ, जो दो लोग रस्म को निभा रहे हैं, दो रिचुअल्स को निभा रहे हैं, बस एक दूसरे की आंखों में आंखें डालती हैं, चीजें एकदम क्लियर हो जाती है कि कौन सा रस्म चल रहा है। तो इस तरह के कई सारे उदाहरण हैं हमारे यहाँ। और चूंकि मैं सबसे ज्यादा किसी चीज को अगर गाती हूँ तो वो होता है बेटी और बाप के जो रिलेशन होता है, एक पिता और बेटी का संवाद होता है, उस चीज को लेके मैंने बहुत सारे गीतों को गाया है। तो मैं चाहूंगी कि उसके ही 2 लाइन में सुना देती हूँ आपको। गोदिया में हम के खिलवाला हो बाबा, गोदिया में हम के खिलवाला हो बाबा, हे बाबा हमा से भाई ले कौन चूक, बेटी के बारा खोजियनी है, किया है बाबा हमा से भाई ले कौन चूक, बेटी के बारा खोजियनी है, तोहरा से चुक नाही भाई ले बेटी, तोहरा से चुक नाही भाई ले बेटी, आहे बेटी इहे हवे दुनिया के रीत, बेटी का दुख देके जाली हो, किया है बाबा हमा से भाई ले कौन चूक, बेटी के बारा खोजियनी है। ये था हमारे यहाँ के परंपरागत गीतों में एक ये अनूठा पहल है, लोग इसको बड़े मन से गाते हैं। मैम, जब आप ये गाना गा रही थी, तो वैसे तो मेरी अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन मैं एक बेटी का बाप बन गया था, और सही बता रहा हूँ, मुझे गूज़बम्प होने शुरू हो गए थे। मैं बताऊँ आपको, इतना शानदार तरीके से आपने गाया, इतना गज़ब का आपने ये सॉन्ग जो है वो गाया, ये गज़ब था, मतलब बहुत ही ज़्यादा उम्दा था, बहुत ही ज़्यादा आला था। और मैं अक्सर बोलता हूँ कि 2 टाइप के हमारे यहाँ, मतलब जब लिसनर होते हैं या फिर गाने होते हैं, जब एक को सुन के हम बहुत हल्ला करते हैं, एकदम वॉव! मज़ा आ गया ऐसा वाला।
और एक सुर सुनने के बाद हमारे मुँह से कोई आवाज़ ही नहीं निकलता। समझ में नहीं आता कि हम कैसा रिएक्ट करें उसके ऊपर, क्या बोलें? तो ये सॉन्ग और आपका गायन बिल्कुल वैसा ही था। बहुत ही शानदार तरीके से। ये शायद हमारे लोग की ये शायद हमारे लोग की ताकत है कि जो रचनाएं हुई है या फिर जो चीजें लिखी गई हैं, ऐसा लगता है कि जिसने भी लिखा है अपने दिल को रख दिया। जैसे सावन की कजरी की मैंने बात की है, तो उस टाइम भी ऐसा लगता है कि कई सारे रस होते हैं ना, जैसे कि एक वीरा हुआ तो हमने कजरी में वो चीज देखा कि वो डिटैचमेंट दिख रहा था कि सावन है, कजरी है, सब लोग झूला झूल रहे हैं, सब लोग गा रहे हैं, लेकिन मैं किसके लिए गाऊं क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ है नहीं, तो वो एक वीरा दिख रहा था। और यहाँ जो ये गीत हुए, जो शादी वाली गीत थी, वो दिख रहा था कि अब लास्ट डे है मेरा, अब मुझे जाना है ससुराल, तो वो भी एक जो करुण होता है ना, वो दिख रहा था इसमें। तो इस तरह के बहुत सारे पक्ष है, जैसे कि श्रृंगारिक पक्ष भी है, जब एक लड़की होती है हंसी ठिठोली वाला उसका रिलेशन होता है, ननद भी होती है, देवर भी होते हैं, ये तमाम चीजें होती हैं। इसके बाद एक लड़कपन होता है कि अपने जो भी रिलेटिव हैं, हम रिलेशन वाले लोगों से लड़ते हैं, वैसे ही एक गीत है, मैं बता रही हूँ, एक झगड़ा नहीं होता है कि नहीं हम आपसे किस मामले में कम है, तो उसको गीतों के माध्यम से दर्शा। साजना चला ले मोरा गादे सवारे, साजना चला ले मोरा गादे सवारे, हम जाइतियो ही सवारे, साजना वासनिया जनी तू रहू, साजनवा हमरा साजना जी के बड़ी बारी अखिया रे, हमरा बाला माँ जी के बड़ी बारी अखिया रे, हमरो तिरछी कटरिया रे, साजना वसनिया जनी तू रहू, साजनवा हमरा सजना जी के आई ठाला के सिया रे, हमरा बाला जी के आई ठाला के सिया रे, हमरो लामी लामी चोटिया रे, साजना वसनिया जनी तू रहू, साजनवा। वाओ, बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब का ये इस गाने के लिरिक गजब के थे। मतलब आपकी आवाज तो अभी बैकग्राउंड में कुछ देर पहले आपके तरफ से कोयल की आवाज आ रही थी। मैंने बोला एक साथ 2 कोयल को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभी आपने नोटिस नहीं किया होगा, आपके तरफ कोयल बोल रही थी और बिल्कुल पीछे से। हाँ, और आपका भी बहुत प्यारा आवाज आ रहा है, तो मैंने बोला एक साथ 2 कोयलें एक गा रही हैं, एक बोल रही हैं, तो ये गजब का था ये कॉम्बिनेशन। और ऊपर से आपने ये गाना गाया, ये बहुत ही प्यारा था और इसके लिरिक खासकर बहुत ही गजब के। अच्छा मैम, मेरा अगला सवाल है कि आपको आपने जर्नलिज्म किया, फिर आपने लोकगीत में कदम रखा। आप अपना करियर कहाँ देखना चाहते हैं? जर्नलिज्म में या फिर लोकगीत? मैं चाहती हूँ कि एक जर्नलिज्म का अपना एक फील्ड है, तो वो मेरा एक पैशन रहा है, शुरू से मैंने उसकी पढ़ाई की। और ये जो कला है, ये जो गायकी है या फिर जो भी मेरा रुझान रहा है, वो मुझे विरासत में मिला है। तो मैं इसको इस लेवल पे देखती हूँ कि जर्नलिज्म ठीक है, वो मेरा क्षेत्र है, मैं इसमें अच्छा कर सकती हूँ, मैं पढ़ती हूँ और मुझे लगता है कि मैं जितना ज्यादा पढ़ूंगी उतना ज्यादा मैं अपनी जो गायकी है या फिर मैं चीजों का जो संदर्भ है, जो डिस्क्रिप्शन है, उसको और ज्यादा पढ़ के अपनी कला को और विस्तार दे सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि एक जो कॉम्बिनेशन है वो बना रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे कहीं कोई परेशानी होती नहीं है, दोनों को आराम से कैरी करके चल रही हूँ और मुझे मजा आता है। एक्चुअली मैं बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो मैंने पढ़ा तब इस चीज को गाया। तो मतलब कंपटीशन तो आगे हमारा टफ होने वाला है ना, आप सिंगर भी हो और अब उसके बाद जर्नलिस्ट भी बन जाओगे। बिल्कुल नहीं। एक जर्नलिस्ट जब कलाकार हो जाता है ना, तो शायद मुझे ऐसा लगता है, अभी तो हूँ नहीं खैर मैं बहुत ज्यादा, लेकिन इस विषय पे यही कहूंगी कि थोड़ा सा अंदर से सोचने की जो परिपक्वता होती है वो ज्यादा बढ़ जाएगी मेरे अंदर। पढ़ूंगी ज्यादा, रचूंगी ज्यादा, लिखूंगी ज्यादा, तो समझूंगी ज्यादा। बिल्कुल मैम,
बिल्कुल। अच्छा, आपको अभी क्या लगता है, अभी कोविड-19 के दौर में जो भी कलाकार हैं, वो लोगों से दूर हुए हैं या फिर पास और ज़्यादा पहुँच गए हैं? आपको क्या लगता अब बात सिर्फ कलाकार की नहीं, नेचुरली अगर हम लोग जेन्युइन पर्सन्स की भी बात करें तो कोविड के हिसाब से देखें तो ठीक है, हमने बहुत सारी चीजों को खोया है, बहुत सारी चीजों को खोया है। सबसे ज्यादा तो लाइवलीहुड्स लोगों के छिन गए हैं, लेकिन बावजूद इसके एक अटैचमेंट तो लोगों से हो ही गया। क्योंकि कई दफा ऐसा होता है ना कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम परिवार से बहुत दूर हो जाते हैं, अपने रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में। सिर्फ हमारे पास ये होता है कि हम आए महीने दिन अपने घर पे पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, फैमिली इधर खा रही है, हम उधर खा रहे हैं, ये चीजें चलती रहती हैं। लेकिन कोविड ने एक अच्छा सहयोग दिया कि कम से कम इन एक साल के भीतर लोगों ने अपने घर को, परिवार को, अपने समाज को, अपने सोसाइटी को, अपने भाईचारे को, इस चीज को समझना है, समझा है। जो लोग गांव से जुड़े हुए तो होते हैं लेकिन गांव में कभी आ नहीं पाते थे, शायद इस कोविड की वजह से वो लोग यहाँ भी आए, उन्होंने गांव के मर्म को समझा, यहाँ की खूबसूरती को देखा, प्रकृति को समझा। तो हर चीज के दो पक्ष होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बशर्ते हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से किस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और ये कलाकारों के लिए कैसा रहा कोविड का दौर? आपको क्या लगता है, अपॉर्च्युनिटी रही जहाँ आप लाइव आके, क्योंकि सब लोग घर पे बैठे हुए थे और आसानी से वो लाइव से आपसे जुड़ जाते, तो वो ये ऐसा रहा या फिर आप लोग को एक मंच चाहिए होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग आपको देखे, झूमे, तो इन दोनों हिसाब से कौन ज़्यादा आपको? एक लाइन की मैं बात कहूंगी कि जो संगीत होती है ना, वो साधना की चीज होती है। हो सकता है कि इन 2 वर्षों से पहले या फिर 1.5 वर्षों से पहले लगातार आर्टिस्ट लोग प्रोग्राम करते आए हों या फिर प्रोग्राम कर रहे हों, ठीक है, वो उनका दिनचर्या होगा। लेकिन इस कोविड में एक तरफ जो अपॉर्चुनिटीज होती थी कि हर जगह जो प्रोग्राम्स होते थे वो सरकार के द्वारा या फिर कहीं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, इनमें तो बहुत कमियां आई हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये हुआ कि लोगों को सुर साधने का समय बहुत ज्यादा मिला, लोगों को अपनी पोटेंशियल को डेवलप करने का समय ज्यादा मिला, लोगों ने खुद पे समय देना शुरू कर दिया। ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि चाहते हुए भी हम कई दफा अपने को समय नहीं दे पाते हैं, बंध जाते हैं एकदम रूटीन लाइफ से। हाँ, थोड़ा सा ये एक पहलू भी उभर के आया है इस कोरोना में। ओके मैम, आखिरी ये जो मेरा आखिरी सवाल है और ये थोड़ा फ़नी लग सकता है आपको। तो मेरा सवाल ओके है कि ओके। आप लोक गायिका हैं, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बगल के घर में शादी और आपको बुला के बिना पेमेंट के कि चलिए अब गाइए, आपको तो शादी का गीत गाना है, ऐसा आपके साथ होता है? हाँ, ये फनी है एक्चुअली, इट हैपेंस ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स। ये ऐसा ही होता है, आप कहीं जाते हो, अरे तुम तो गाती हो ना, गाओ ना, हल्दी चल रहा है गा दो। अब खुद में ऑकवर्ड लगता है कि आदमी क्या ही करे, कहीं भी शुरू हो जाए, कहीं भी क्या करे, लेकिन क्या किया जा सकता है, जब लोग है, लोग कलाकार है, तो थोड़ा बहुत इस चीज को ताखे पे रख के गाना ही पड़ता है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है हमारे पास। तो घर आगे की से मुर्गी दाल बराबर हो जाती है। आगे से पेमेंट का भी बात कर लीजिएगा कि नहीं, अब पेमेंट भी चाहिए, अब मैं अच्छी सिंगर हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। अरे हर जगह हम लोग सक्षम भी नहीं हो पाते हैं बोलने में, यही प्रॉब्लम बिल्कुल, होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, मैं आखिरी आप कुछ संदेश देना चाहेंगी छपरावासियों को? कुछ कहना चाहेंगी? संदेश मैं यही देना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आज जो मैं इस रेडियो मयूर के कार्यक्रम के तहत लाइव आई हूँ, एक बार मैं पुनः धन्यवाद देना चाहती हूँ इंटायर टीम का। आप लोगों ने बहुत अच्छी पहल की है, थैंक आप लोगों ने आप लोगों को भी समझने जानने का सुयोग मिला। कभी हमने किसी से अभी अटैचमेंट हमें था नहीं यहाँ। दूसरी चीज है कि ठीक है, कोविड आया, धीरे धीरे सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, हमें हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि जितना बड़ा संघर्ष होता है जीत उतनी बड़ी होती है। वाह! हुँ, और दूसरी चीज कि सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम देख सकते हैं कि सारी नदियां जो होती है बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं, सरवाइव करती हैं। अगर 2 नदियां 3 नदियां अरेबियन पे गिरती हैं, तो नर्मदा और तापी जिंदा रहती है कि नहीं रहती है, वो भी सरवाइव कर रही है। तो बस यही पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं चीजों को। धारा के विपरीत चले तो कोई बात नहीं, उसमें भी अपने आप को निखार लो तो वो एक इतिहास बनता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसी संदेश को मैं पूरे छपरा वासियों को मैं खुद पे लागू करना चाहूंगी इस चीज को। बहुत अच्छा लगा आप सबसे जुड़ के, बहुत अच्छा रहा आज का मतलब मेरा एक्सपीरियंस। ओके मैम, आपसे भी बातचीत करके मुझे काफ़ी प्रसन्नता हुई, बहुत ही अच्छा लगा और मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि अब जो है छपरा में भी लोक गायन को लोग प्रमोट कर रहे हैं, लोग सँभालने वाले हैं, लोग उसे आगे लेके जाने वाले हैं और आप जर्नलिज़्म के साथ-साथ इसको लेके चल रही हैं, यानी आपका दोनों तरफ ये है कि भई ये भी बचा रहे, जो हमारा लोक संस्कृति है, वो भी बचा रहे और इसके ऊपर भी आप मेहनत कर रही हैं। तो आपको एप्रिशिएट करता हूँ। बहुत, बहुत, बहुत ही ज़्यादा
शुक्रिया, बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया सृष्टि आपका। धन्यवाद। ठीक। रेडियो मयूर 90.8 FM सुने अपने दिल की आवाज।